हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स भारती भवन का चैप्टर नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत पढ़ेंगे। दाब के व्यवहारिक उपयोग में हम लोग 2 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। उसमें का जो पॉइंट बाकी था उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें 2 पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके थे। तो तीसरा पॉइंट हमें इसमें पढ़ना है। जैसे कि मान लेते हैं हम वैसे अधिकतर जानते हैं कि जो बड़ा-बड़ा गाड़ियाँ होती हैं, उसके जो टायर होते हैं वो अधिक चौड़े रहते हैं और उसके बावजूद जो उसका पीछे वाला टायर होता है, वो जोड़ा में होता है। तो इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है जैसे कि मान लेते हैं जब बड़ा-बड़ा गाड़ी है तो उस पर वस्तु ज़्यादा मतलब लोड किया जाएगा, तो उसका भार क्या होगा? ज़्यादा पड़ेगा और जब भार एक जगह ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ मतलब क्या होता है? मतलब खतरा होने की संभावना रहती है। अगर वही भार अगर चारों तरफ बँट जाएगा तो वहाँ पर भार का मान कम हो जाएगा, जिसके कारण आसानी से गाड़ी चल सकती है। इसीलिए क्या कहता है, जो बड़े-बड़े गाड़ियाँ होती हैं, भारी वाहन होते हैं, उसके जो टायर होते हैं, चौड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसको कह रहा है कि भारी वाहनों के टायर चौड़े होते हैं और पीछे के टायर जोड़े में होते हैं। इससे वाहन का भार बड़े क्षेत्रफल में वितरित हो जाता है और टायर पर दाब कम पड़ता है, जिससे वे फटने से बचे रहते हैं। बात समझ आए ना? यानी कहने का मतलब ये है कि जब भारी वाहन है, उसके टायर क्या होते हैं? चौड़े बनाए जाते हैं और पीछे के जो टायर होते हैं, वो क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो बड़ा वाहन होता है, उसका भार क्या होता है? काफ़ी अधिक होता है और जब बड़ा वो अधिक होता है, तो जब उसका टायर मतलब अधिक चौड़े होते हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, वो सभी तरफ बराबर-बराबर क्या होता है? बँट जाता है, जिससे दाब कम पड़ता है और उसके जो टायर होते हैं, वो फटने से बचे रहते हैं। बात समझ आ गया ना? अब हम चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे अधिकतर हम लोग देखते हैं जो गीला ज़मीन वगैरह होता है, दलदली वाला भाग होता है, उसमें ट्रैक्टर क्या होता है, कैसहू निकल जाता है ना। अगर वही दूसरा गाड़ी को भेज दिया जाए, तो उसमें निकलेगा? मतलब बीच में फँस जाएगा। तो उसके कारण क्या होता है, क्योंकि जो दूसरा गाड़ी होता है, उसके टायर क्या होते हैं, पतले होते हैं। समझ आ रहा है ना? और जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर का जो टायर होता है, वो क्या होता है, काफ़ी चौड़ा होता है, जिसके कारण वह दाब कम डालता है और आसानी से दलदली वाली ज़मीन पर वह निकल जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो वही कह रहा है कि कह रहा है गीली मिट्टी से होकर ट्रैक्टर आसानी से गुज़र जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे के चक्कों के टायर क्या होते हैं, काफ़ी चौड़े होते हैं। जो गीली वाली मिट्टी होती है, वहाँ से ट्रैक्टर को क्या कहता है, आसानी से गुज़र जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पीछे का टायर होता है, काफ़ी चौड़ा होता है और जब चौड़ा होता है तो उसका भार जो है चारों तरफ वितरित रहता है। जब वितरित रहता है तो वह दाब क्या करता है, कम डालता है, जिसके कारण आसानी से वो पाँक में भी यानी कि गीली मिट्टी में भी वो आसानी से क्या होता है, पार कर जाता है। अगर दूसरा गाड़ी को लगा दिया जाए तो वो पार करेगा? बीचे में फँस जाएगा, ठीक ना? अब आगे चलते हैं। जैसे घर वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो उसमें अधिकतर क्या कहता है, जो नींव डाला जाता है, तो नीचे वाला भाग क्या कहता है, चौड़ा बनाया जाता है। बनाया जाता है, क्यों चौड़ा बनाया जाता है? जब मकान का जब भार उस पर पड़ेगा, तो वो चारों तरफ क्या हो जाएगा, बँट जाएगा, जिससे वो टूटने से, दबने से, धँसने से क्या हो जाएगा, बचा रहेगा। इसीलिए उसका जो नींव होता है, आधार होता है, वो नीचे वाला भाग क्या कहता है, चौड़ा बना दिया जाता है। चलो इसको समझ लेते हैं। कह रहा है मकानों की दीवारों के आधार भूमि में चौड़े बनाए जाते हैं। आधार बोले या नींव कहें, ठीक ना? चौड़े बनाए जाते हैं, जिससे मकान का भार बड़े क्षेत्रफल में वितरित हो जाए और दाब कम हो। बात समझ आ गया ना? यानी कि जो मकान है, जब मकान बनाया जाता है तो उसका आधार क्या कहता है, चौड़ा बनाया जाता है। चौड़ा इसलिए बनाया जाता है कि जो मकान का भार होता है, वो उस पर क्या हो, पड़े तो वह चारों तरफ बँट जाए और जब बँट जाएगा तो दाब का मान क्या होगा, कम होगा और वह मतलब गिरने से बचा रह सकता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि ड्राइंग पिन का ऊपर का माथा चौड़ा होता है, उससे गाड़ते समय अंगूठे पर कम दाब पड़ता है। जैसे ड्राइंग पिन हो गया, जो पेपर में पिन लगाया जाता है हाथ से, तो उसका जो पीछे वाला माथा होता है वो क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, जिससे आसानी से अंगूठा से उस पर क्या कहता है, मतलब उसमें लगाया जाता है तो मतलब गाड़ दिया जाता है, ठीक है। अगर वही पतला रहेगा तो दाब लगा पाएंगे? नहीं लगेंगे, हाथ में पड़ जाएगा, ज्यादा दाब पड़ेगा, ठीक है। अब वो कम रहता है, मतलब जो उसका माथा चौड़ा रहता है, उसको आसानी से हम मतलब लगाते हैं, हमारे हाथों पर दाब कम पड़ता है, पेपर पर दाब पड़ता है, जिसके कारण वो आसानी से पेपर में गड़ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सर्कस वगैरह में घूम लिए जाए, ठीक। तो सर्कस में अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो सर्कस होता है, तो उस पर क्या करता है, एक आदमी लेट जाता है, ठीक है, और उस पर पटरा रख दिया जाता है, उस पर से हाथी गुजर जाता है, चाहे भारी वाहन को गुजार दिया जाता है, ठीक है। बात समझ रहे ना? तो ऐसा होने से फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब उस पर भारी तख्ता वगैरह चाहे पटरा वगैरह रख दिया जाता है,
जिससे उस पर हाथी हो चाहे भारी वाहन हो, जब उस पर भार डालता है तो उसका भार चारों तरफ क्या होता है, बंट जाता है और उस पर दाब का मान क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण वो उसको सह सकता है और फिर बाद में अपने आप को क्या करता है, संभाल लेता है। अगर एक ही जगह पर मतलब नहीं रखा जाए, पतला रखा जाए, उसी पर रखवा दिया जाए तो आदमी कहाँ जाएगा, पचौनी फेंक देगा ना, फेंक देगा। बात समझ रहा ना। तो यानी कि जब एक ही जगह भार पड़ेगा तो भार का मान अधिक होगा, जब भार का मान अधिक होगा तो एक ही जगह दाब पड़ेगा ज्यादा, जब दाब एक जगह ज्यादा पड़ेगा तो समझ सकता है लो, ठीक ना। तो वही कह रहा है इसमें, देख लियो, कह रहा सर्कस में पहलवान अपनी छाती पर पहले चौड़ा तख्ता रखता है, देखा होगा लो ना, यानी कि जब लेट जाएगा उस पर बड़ा चौड़ा तख्ता क्या करेगा, अपने पूरा सीने पर रखेगा, और तब उस पर हाथी या कोई भारी वाहन को गुजारता है। यानी कि जब तख्ता रख दिया उसके बाद उस पर क्या करता है, हाथी जाए चाहे भारी कोई वाहन होता है उसको गुजारता है। इससे हाथी या भारी वाहन का भार अधिक क्षेत्रफल में वितरित हो जाता है, जिससे पहलवान पर दाब कम पड़ता है, जिससे वह संभाल लेता है। बात समझ आया कि नहीं। यानी कि जब वह लेटता है उस पर क्या करता है, चौड़ा तख्ता लगा देता है, और जब चौड़ा तख्ता लगाता है उस पर हाथी या भारी वाहन पड़ता है तो उसका जो भार होता है वो पूरे क्षेत्रफल में वितरित हो जाता है, और जब वितरित हो जाता है तो दाब का मान क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे वह पहलवान क्या करता है, अपने आप को संभाल लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक बात और जानेंगे, तो जैसे कि मान लेते हैं जो संपर्क क्षेत्रफल होता है, यानी कि संपर्क मतलब क्या है, जहां पर वस्तु का बल लगाता है, जो संपर्क क्षेत्रफल होता है उसका एरिया अगर हम बढ़ा दें तो वहां पर दाब का मान क्या किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। क्षेत्रफल को अगर कम कर दिया जाए तो दाब का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा वही कह रहा है। तो कह रहा है कभी कभी संपर्क क्षेत्रफल को कम करके दाब को बढ़ाया जाता है। जब संपर्क क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वहां पर दाब का मान क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, और जब संपर्क क्षेत्रफल क्या रहेगा, अधिक रहेगा, तो वहां पर दाब का मान क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है। इसी आधार पर चाकू छुरी जो होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अगर धारदार वाली चाकू है, एगो बिना धार वाली है, तो दोनों की अपेक्षा अगर हम काटेंगे तो किससे आसानी से हम सब्जी फल वगैरह काट सकते हैं, तो धारदार वाली से। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि जो धारदार वाली चाकू होता है उसका जो धार वाला भाग होता है उसका एरिया क्या होता है, इसकी अपेक्षा कम होता है, जिससे हम उस पर आसानी से कम बल भी लगाते हैं तो वो फल सब्जी क्या कर सकता है, काट सकता है। लेकिन वही अपोजिट कर दिया जाए तो उसका अपेक्षा इसका एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, जिससे उस पर बल दाब नहीं लग पाता है और वो काटने में थोड़ा सा मुश्किल आ जाती है। बात समझा रहे ना। चलो देखते हैं इसको। तो कह रहा सभी काटने और छेद करने वाले औजार जैसे चाकू, आरी, कुल्हाड़ी, कैंची, सुई, अल्पिन इत्यादि में धार या नोक होता है। ये तो हम जानते हैं कि कोई भी काटने वाली वस्तु उसमें क्या रहता है, धार होता है या नोक होता है, जिससे वो बहुत कम बल लगाने पर भी काफी अधिक दाब डाल पाता है। किसके वजह से, क्योंकि उसका एरिया है कम है, जिसके कारण जब उस पर हम दाब डालते हैं तो क्या होता है, बल मतलब दाब अधिक, कम ही बल लगाने पर भी उसमें दाब का मान क्या होता है, अधिक हो जाता है। यही कारण है कि भोथरे चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू से किसी वस्तु को काटना आसान होता है। बात समझ में आ गया ना। यानी क्यों, क्योंकि उसका धार अधिक है, उसका क्षेत्रफल कम है, कम बल लगाएंगे तो वह अधिक दाब डालेगा, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को यानी किसी फल सब्जी वगैरह हो गया उसको आसानी से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भोथरे चाकू की अपेक्षा धारदार वाले चाकू से काटना किसी वस्तु को क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे घनत्व या डेंसिटी भी इसको कह सकते हैं। ये घनत्व है क्या, सबसे पहले हम जानेंगे। इसके जानने के लिए हम लोग कुछ वस्तु के एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके बाद इसको क्लियर किया जाएगा। तो जैसे कि मान लेते हैं हम लोग देखे हैं, अब से अगर बचपन से लेके अभी तक अगर हम बात की जाए तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन भटकते रहता है। अक्सर हम लोग बहुत सारा ऐसा प्रश्न देखते रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए पानी हो गया, समझ रहे ना। पानी में क्या किया जाता है, एक मान लीजिए लोहा का टुकड़ा हो गया और एक ये क्या हो गया, लकड़ी का टुकड़ा, दोनों का वजन सेम, मान लीजिए ये भी 2 केजी है और ये भी 2 केजी है, और दोनों को पानी में हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो दोनों को डालते हैं तो लोहा वाला क्या होता है, पानी में डूब जाता है, लेकिन जो लकड़ी का होता है वो पानी के ऊपर क्या होता है, तैरते रहता है, यानी कि डूबता नहीं है। इसका कारण क्या है, समझ आ रहा है ना। और इसके अलावा एक और भी बात लेके चलो, मान लेते हैं वजन कितना हुआ, अब छोटा सा कंकड़ वगैरह भी लिया जाता है, पत्थर वगैरह लिया जाता है, उसको भी अगर डाला जाता है तो पानी में क्या आता है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है, घनत्व है। कौन है, घनत्व है। तो यहाँ पर बात ये ध्यान में रखना होगा कि जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक रहेगा वह वस्तु पानी में डूब जाएगा, और जिस वस्तु का घनत्व
पानी के घनत्व से कम रहेगा वह वस्तु तैरेगा। बात समझा ना? अब यहाँ पर इस बात को हम क्लियर करते चलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर लोहा है, तो लोहा का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? ज्यादा होता है, जिसके कारण वो लोहा क्या होता है? पानी में डूब जाता है। लकड़ी हो गया, लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण वो डूबता नहीं, उस पर क्या होता है? तैरते रहता है। बात समझे ना? तो यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना है, 3 स्टेप में ये आएगा, हमको आगे मिलेगा हमको पढ़ने के लिए। तो पहला मिलेगा, जैसे कि मान लेते हैं एक क्या हो जाएगा, मान लो ये वस्तु हो जाएगा, कोई वस्तु है, मान लो ये वस्तु है, यहाँ मान लेते हैं पानी है, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ मान लो क्या है? पानी है। फिर क्या मिलेगा? वस्तु, और फिर क्या मिलेगा? 3, अरे पानी। ये 3 स्टेप हमको मिलेगा, 3 स्टेप ध्यान में रखना है। कभी क्या हो सकता है? वस्तु का घनत्व अधिक हो सकता है, तो कभी पानी का घनत्व अधिक हो सकता है, कभी क्या हो सकता है? दोनों का बराबर हो सकता है। इसके अलावा तो कोई दूसरा कंडीशन हमको मिलेगा नहीं। बात समझे ना? कभी क्या हो सकता है? कभी वस्तु का घनत्व अधिक हो सकता है, कभी पानी का घनत्व अधिक हो सकता है, और कभी दोनों का घनत्व आपस में क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। तो देख लेना है, जब वस्तु का घनत्व अधिक होगा तो वो पानी में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। और जब वस्तु का पानी का घनत्व अधिक होगा तो वस्तु उसमें डूबेगा नहीं, ऊपर ऊपर क्या होगा? तैरेगा। और जब दोनों का घनत्व बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? वस्तु डूबा हुआ रहेगा लेकिन तैरेगा, पूरी तरह से डूबेगा नहीं, मतलब डूब कर वह क्या होगा? तैरेगा। कब? जब दोनों वस्तु और पानी का दोनों का घनत्व बराबर होगा तो। अब बात समझेगा ना? तो घनत्व के कारण ये सारी घटनाएं घटते रहती है। हम अक्सर देखते हैं, क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा जो जैसे मान लो चौकी वगैरह होता है, पानी में डाल दिया जाता है तो तैरते रहता है, डूबता है? नहीं डूबता है। अगर छोटा सा पत्थर डालते हैं तो क्या होता है? डूब जाता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जो चौकी का घनत्व होता है वो पानी घनत्व से क्या होता है? कम होता है, और जो पत्थर का घनत्व होता है वो पानी घनत्व से क्या होता है? ज्यादा होता है, जिसके कारण पत्थर क्या होता है? डूब जाता है और चौकी नहीं डूब पाता है। बात समझ में आ गया ना? तो इसी सेंस पर कोई भी वस्तु अगर पूछा जाए, प्रश्न हमसे पूछा जाए कि ये वस्तु पानी में डूब जाती है या नहीं डूबती है, तो इसके कारण क्या है? तो उसके पीछे कौन है? घनत्व है। तो जिसका घनत्व अधिक वो पानी में डूबेगा, जिसका घनत्व कम पानी में नहीं डूबेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया हमारा। अब हम चलते हैं आगे, इसको देख लेते हैं, इसका डिफिनीशन कैसे बताएंगे। तो कह रहा है किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिमाण होता है उसे उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ठीक है, फिर एक बार देखते हैं। कह रहा है किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिमाण होता है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिमाण होता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। अतः घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अगर किसी वस्तु का हमें घनत्व ज्ञात करना हो तो उस वस्तु का द्रव्यमान और आयतन में दोनों में डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा घनत्व निकल जाएगा। ठीक है, तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अगर हम मान लेते हैं घनत्व का एसआई मात्रक निकालना चाहते हो जाएगा, घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का एसआई मात्रक बटे क्या हो जाएगा? आयतन का एसआई मात्रक। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। अगर इसी को हम लिख सकते हैं क्या? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम जान चुके हैं कि जो घनत्व है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। बात समझ आएगा ना? कहाँ से अगर बाई चांस हम इसका मात्रक भूल भी जाते हैं तो हमें फॉर्मूला याद होगा कि घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का आयतन मात्रा क्या होता है? किलोग्राम, और आयतन का मात्रा क्या होता है? मीटर क्यूब। यानी कि दोनों को अगर रख देते हैं तो हमारा निकल जाए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा निकल गया क्या? घनत्व का एसआई मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार घनत्व के एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है किसी पदार्थ का घनत्व उसका लाक्षणिक गुण होता है, भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए यह भिन्न भिन्न होता है। जो घनत्व होता है वो किसी पदार्थ का अपना एक गुण होता है। समझ में आ रहा है ना? आज जो अलग अलग पदार्थ होते हैं उनका जो घनत्व होता है वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। सभी पदार्थ का घनत्व एक नहीं होता है, अलग अलग पदार्थ का घनत्व क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे सोने का जो घनत्व होता है वो कितना होता है? 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसका? सोना का जो घनत्व होता है कितना होता है? 19,300 किलोमीटर पर क्यूब होता है। और जबकि पानी का जो घनत्व होता है कितना होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अरे किसी पदार्थ का घनत्व उसकी शुद्धता की जांच में सहायक होती है। अगर किसी पदार्थ का घनत्व हमें मालूम है तो हम उस पदार्थ की शुद्धता की जो जांच करेंगे उसमें हमें उससे मदद
मिल सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर अगला क्लास में देखा जाएगा। ठीक है।